हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज हम लोग अपने फोर्थ चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। ये फोर्थ चैप्टर हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, क्लास 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़ना है और पीछे क्लास में भी हम लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना था। आज हम लोग थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो आखिर फोर्स क्या है बाबू? आप बोलेंगे सर हम लोग पढ़े थे सर पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। दैट इज ट्रू। पुश एंड पुल मतलब धक्का देना, पुश, खींचना, पुल। इससे क्या होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट में कुछ उसके पोजीशन में चेंज आना चाहिए। अगर मान लो ये दीवार है, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, यस देयर मस्ट बी सम मूवमेंट इन दैट, उसमें कुछ मूवमेंट होना चाहिए। अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आना चाहिए, है ना। या तो वो गति में है तो रुक जाए, या तो रुका हुआ स्टेशनरी है तो मोशन में आ जाए। देयर मस्ट बी समथिंग सो दैट वी कैन चेंज इट्स पोजीशन। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। आप बोलेंगे सर हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को भी फोर्स बोलते हैं। हाँ, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फोर्स। यस, दैट इज ऑल्सो फोर्स। मतलब फोर्स के लिए हम लोग क्या बोल गए बाबू? अगर फोर्स देखेंगे तो क्या देखे? सबसे पहला देखे पुश, पुल देखे। दूसरा क्या देखे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोले। तीसरा क्या बोले बाबू? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मास एंड लिख देना, प्रोडक्ट तो लगा ही दिए, जरूरत क्या है, एंड एक्सेलरेशन। यानी कि इन तीनों चीजों से हमको फोर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, फोर्स से क्या क्या हो सकता है भैया? जैसे हम लोग किसी चीज़ में फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या अफेक्ट ला सकते हैं हम लोग। फोर्स अगर लगाएंगे किसी चीज़ में तो क्या क्या अफेक्ट आ सकता है। फोर्स लगाने से कोई वस्तु अगर स्थिर है, जैसे मान लेते हैं एक टेबल रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, मास एम है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट मूविंग। अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स है तो, अब बैलेंस है कि अनबैलेंस हम लोग आगे चल के भी सीखेंगे, बट यहां पर हम थोड़ा समझ लें। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु में मूवमेंट, मान लो ऐसे रखा हुआ है, इसमें हम फोर्स लगाए हैं तो इट विल मूव लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है? मतलब स्टेशनरी है तो उसको हम लोग मोशन में ला देंगे। और जब कोई मोशन में होता है, जैसे फुटबॉल प्लेयर कोई गेंदा फेंका, उधर से लात मारा, किक किया, यहां पर आके उसको पैर से रोकता है एंड देन वो किक करता है, यानी कि वो चाहे तो स्टेशनरी मोशन वाले चीज को स्टेशनरी पोजीशन में ला सकता है। यानी हम ये भी कर सकते हैं फोर्स लगा के। मतलब दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और क्या कर सकते हैं हम लोग? फोर्स लगाकर कोई मोशन में उसको और मोशन में ला सकते हैं। ये भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो एक गेंद चल रहा है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेटर है, उधर से बॉलर गेंद फेंकता है, इधर से क्या करता है, उसको भी हिट कर देता है, मैंने उसको गति को और बढ़ा देता है हिट करके। ये भी तो कर सकते हैं। फुटबॉल प्लेयर उधर गेंदा मारा है, उधर से ये और किक करता है तो उसकी गति को और बढ़ा सकता है। यानी किसी चीज गति को हम लोग और बढ़ा सकते हैं। मानो कोई आगे दौड़ रहा है, हम लोग पीछे से और धक्का मार दें तो और तेजी से होगा। अगर बर्दाश्त कर पाया तो ठीक, नहीं तो आगे जाकर वो फेंका भी सकता है, उसको चोट लग सकती है। यानी कि उसके मोशन को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं फोर्स लगाकर? फोर्स लगाकर आप ये देखेंगे कि उसके शेप और साइज में भी चेंजेस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? जैसे आप देखेंगे कि घर में मम्मी को आप देखे होंगे, रोटी बनाती है, बेलती है रोटी को, चकले पे छोटा सा उसका डो को रखती है और उसको ऐसे ऐसे करती है। देखते हैं पहले गोल होता है, मम्मी उसको चिपटा कर देती है। क्या हो गया? उसका शेप बदल गया। एक बलून लीजिए, बलून को आप दबा दीजिए, फोर्स लगा ना, तो बलून पहले गोल था, अब वो चिपटा हो गया। आप फोर्स लगा के उसको क्या कर रहे हैं, उसके पोजीशन को बदल दे रहे हैं, उसके आकार को बदल रहे हैं। एक रबड़ बैंड लीजिए, जैसे हम लोग को नोट में लगाते हैं या मम्मी अपने जूड़े में लगाती है, उसको खींच के देखिए, वो फैल जाएगा, है ना। तो रब खींच के उसको हम लोग बड़ा भी कर पा रहे हैं। उसको शेप को हम लोग बदल दिए, साइज को भी बदल दिए। जब कपड़ा को मम्मी जब धोकर, का मतलब क्या हुआ बाबू? हम लोग फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं? स्टेशनरी को मोशन में ला सकते हैं, जो मोशन में उसको और ज़्यादा मोशन में ला सकते हैं, या फिर
हम लोग का शेप एंड साइज बदल सकते हैं, उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं, किसी चीज़ को ट्विस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को बेंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को खींच के स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी को दबा के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग फोर्स से बहुत सारा इफेक्ट ला सकते हैं बाबू। अब एक चीज़ ये समझना है कि इतना सारा चीज़ तो हम लोग समझ लिए, अब फोर्स कितने तरह का होता है? तो आप बोलेंगे सर बैलेंस्ड फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, सर मस्क्यूलर फोर्स होता है, मतलब कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। हम लोग सबके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझे बाबू कि फोर्स कैसा होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। तो यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो कैसा होगा, कांटेक्ट होगा या फिर नॉन कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या हो सकता है, यानी आखिर बोलते किसको है कांटेक्ट फोर्स? तो बाबू कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं जब किसी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के टच में आए। कांटेक्ट मतलब क्या होगा, हम आंखों से मिलेंगे, अगर हमको फोर्स लगाना है तो आई हैव टू कम इन कांटेक्ट विथ सम अदर ऑब्जेक्ट सो दैट आई कैन अप्लाई फोर्स ऑन देम। हम लोग को उसके ऊपर फोर्स कब लगा सकते हैं, जब उसके हम नजदीक जाएंगे, उसमें सटेंगे। मतलब देयर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। अगर हम लोग किसी लड़ते हैं तो जो घूंसा मारते हैं तो मतलब हम जाके अपना हाथ उसके पेट में, मुंह में, देह में कहीं पर भी टच करते हैं। अगर कोई जानवर आकर आपस में हिट करता है मतलब आके सटता है, दो हाथी लड़ेगा तो आपस में सटेगा, मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से संपर्क में आएंगे। तो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला हम लोग क्या देख सकते हैं, पहला हम लोग क्या देख सकते हैं, मस्क्यूलर फोर्स हो सकता है, मस्क्यूलर फोर्स हो सकता है। मस्क्यूलर फोर्स होगा मतलब क्या हो गया बाबू, मस्क्यूलर फोर्स मतलब जब हम मसल से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जैसे हमको किसी को धक्का मारना है तो हम लोग उसको हाथ से धक्का मार रहे हैं, गाड़ी को धक्का मारते हैं, किसी को खींचना होता है तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं कि मस्क्यूलर फोर्स उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे इसको हम लोग धक्का मारना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हाथ से धक्का मारेंगे, जिसे रखा हुआ है इसको धक्का मार रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाथ से धक्का मार रहे हैं, तो मस्क्यूलर फोर्स हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब लगता है। जैसे एक वस्तु यहां रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है किसी सरफेस पे, ये स्टेशनरी है, इट मींस व्हाट, कि अगर हम इधर से पुश कर रहे हैं, मान लो कि हम इधर से धक्का मार रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, लेकिन वस्तु मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब मेरा 5 न्यूटन का फोर्स कहां गया, फोर्स तो लगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट, क्या कर रहा है, रेसिस्ट क्या कर रहा है, इसके मोशन को होने से रेसिस्ट कर रहा है। मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ 5 न्यूटन दैट इज अपोजिंग मार, हम लोग का जो फोर्स है उसको अपोज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इफ वी अप्लाई लिटिल मोर देन 5 न्यूटन फोर्स डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। मतलब 5 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, मतलब ये डिस्टेंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। मतलब ये 5 प्लस न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मोशन को ये अपोज कर रहा है, मतलब इसको रोक रहा है। तो मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में आते हैं तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसका टायर और जमीन, रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है। जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैरों के जो सोल के नीचे और जमीन के नीचे फ्रिक्शन होता है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग गिर जाएंगे। तो फ्रिक्शन हो रहा है मतलब हमारे गति को वो रोक रहा है। जैसे एक गेंद को, जैसे बैट्समैन क्या होता है, गेंद को हिट करता है, या फुटबॉलर बॉल को हिट करता है, तो क्या होता है बाबू, गेंद जाते जाते रोल करते 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 एक समय आता है जब वो गेंद धीरे हो जाता है, उसका गति कम होती है एंड एट लेंथ वो रुक जाती है। वो रुकी कैसे, मतलब गेंद का जो आउटर सरफेस है और जमीन का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है और धीरे धीरे क्या करता है, इसके मोशन को अपोज करते जाता है और एट लेंथ ये रुक जाता है। क्लियर हुआ, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है, ठीक है।
इसको हम अलग से एक सेक्शन में पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है, इसको बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमारे लिए इसको नुकसानदायक है, क्या है, हार्मफुल है कि क्या है, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपना कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं। मस्कुलर फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, दूसरा क्या हो सकता है बाबू बताइए? नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है अभी हम लोग देखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया बाबू? सिंपल, इसी एग्जांपल को देखें। इसी एग्जांपल को अगर हम देखने की कोशिश करें तो कैसे होगा, यहां पर ऐसे देखिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मान लेते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इस ऑब्जेक्ट के मास के कारण, इसके जो मास है, मास m है, इसके कारण ये नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होता है जिसको mg बोलते हैं। इसके वेट के कारण, इसका जो वजन है, इसके कारण जमीन की तरफ एक फोर्स, क्योंकि जमीन हर चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही होती है। देयर इज पुल ओवर देयर एंड दैट पुल इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ, खिंचाएगा। अब इसी के कारण एक दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस सरफेस, जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो क्या करता है, इसको बैलेंस करता है, इसको बैलेंस करता है और टेबल पे स्थिर रहने में हेल्प करता है। टेबल पे स्थिर रहने में इसको हेल्प करता है। जैसे मान लीजिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए ये 5 kg का वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो पृथ्वी की तरफ एक फोर्स लग रहा है। मान लो कैसे लगेगा, 5g का लगेगा। कौन सा फोर्स लग रहा है? kgf, किलोग्राम फोर्स। इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स है ये। जब पृथ्वी किसी चीज को जिस फोर्स से खींचती है उसको हम लोग किलोग्राम फोर्स बोलते हैं दोस्त। इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वेट का ही दूसरा नाम किलोग्राम फोर्स है, लगा रही होती है। तो इतना ही फोर्स ये सरफेस भी है, टेबल भी ऊपर की ओर लगा रहा है, टेबल भी ऊपर की ओर लगा रहा है। जिस टेबल पे रखा हुआ है, जिस जगह पे रखा हुआ है, ये ऊपर की ओर लगा रहा है। तो ये भी क्या होगा, 5 किलोग्राम फोर्स ये भी लगा रहा है ऊपर की ओर, जिसके कारण ये स्टेबल आपको इससे दिख रहा है, स्टेशनरी पोजीशन पे दिख रहा है। गॉट द पॉइंट? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब समझ में आ रहा बाबू? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा बताइए। टेंशन फोर्स। देखिए सब कांटेक्ट में है ना, देखिए सब संपर्क में एक दूसरे के जुटे हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स में बोल सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है बाबू? टेंशन फोर्स हो सकता है, टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक यहां हम लोग का छत है, ये छत मान लेते हैं, यहां पर एक हुक लगा हुआ है। अब इससे एक धागे को बांध के एक ऑब्जेक्ट को इसमें लटका दिए। मान लेते हैं 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इस धागे में लगा पड़ा है। तो क्या होगा, ये वस्तु जैसे हम लोग यहां पर देखें कि 5g का kgf लग रहा है। kgf क्या हो गया? किलोग्राम फोर्स, जो पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, अर्थ जो उसको नीचे की ओर खींच रही है। तो 5g का kgf नीचे की ओर लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस धागे में एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, और ये भी कितना लगाएगा? 5g का kgf लगा देगा। 5, इसको टेंशन फोर्स बोलेंगे, kgf तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, जो जमीन की तरफ लगता है उसको kgf बोलते हैं। यहां पर भी देखिएगा kgf जो नीचे की ओर लगता है उसको हम लोग kgf बोलते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, kgf नहीं बोलेंगे। यहां पर इसको 5g का टेंशन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, टेंशन फोर्स बोलेंगे इसको। ठीक है, जो इस वस्तु के नीचे लटकने के कारण जो जमीन इसको खींच रही है, तो इस धागे में देखिएगा, धागा एकदम टाइट हो जाएगा, धागा एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। और वो कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस 5g जो टेंशन फोर्स है, इस वस्तु के अगर जो नीचे की ओर खींच रही है, धागा में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स को बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होता है। और जब भी कोई एक फोर्स को बढ़ा दीजिएगा तो दूसरे फोर्स में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या इसका वजन को ज्यादा कर देंगे तो शायद हो सकता है कि धागा टूट जाए।
बिकॉज ये फोर्स हमारा बढ़ जाएगा और मेरा टेंशन फोर्स घट जाएगा, इसलिए ये टूट के नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्या हो सकता है, हम लोग क्या क्या सीखे? पहला सीखे बाबू मस्क्यूलर फोर्स सीखे, दूसरा फोर्स क्या सीखे? फ्रिक्शनल फोर्स सीखे, तीसरा क्या सीखे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सीखे, चौथा क्या सीखे? टेंशन फोर्स सीखे, पांचवा सीखते हैं बाबू ये हमारा इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स क्या होता है सोच के देखिए। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं सर कि हमारे पैंट में सर एक जो रबड़ लगा रहता है, सर इलास्टिक लगा दीजिए। वो इलास्टिक मतलब जो खींचेंगे तो आपका फैलेगा, खींचेंगे तो ये फैलेगा। मतलब कभी कभी आप देखे होंगे कि जो पोल जंपिंग करते हैं, मतलब हाथ में एक बड़ा सा बंबू लेकर आते हैं, दौड़ते हैं और फंसा के ऊपर से पोल जंपिंग कर जाते हैं। ये कैसे होता है? आप दौड़ के तो आए, वेरी गुड, आप यहां से दौड़ के आ रहे हैं, एक बड़ा सा रस्सी यहां से हाथ में एक बड़ा सा रस्सी लेकर आते हैं, सॉरी डंडा लेकर आते हैं और इसको इतना ऊंचा पोल पे आपको जंप करना होता है। तो आप क्या करते हैं, इस डंडे को यहां फंसाते हैं, डंडा फिर हाथ पर ऐसे झुक जाता है हाथ में पकड़ने के बाद, अब फिर यहां से डंडा छोड़ते हैं तो यूं ऐसे करके इधर गिर जाते हैं, गिरते हैं। तो ये क्या होता है? ये इलास्टिसिटी है। ये क्या है? इसका डंडा झुक रहा है, समटाइम्स ये टूट भी जाता है। जब वेट या पोजीशन आपका गड़बड़ हो जाएगा तो ये डंडा टूट भी सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि ये डंडा ना टूटे। और यहां पर लोग जंप करते हैं और डंडा सब सीधा होता है तो आप इधर से जंप कर जाते हैं, पोल को क्रॉस कर जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एक बार आप जंप तो कर गए, फिर ये डंडा अपने से फोर्स लगाकर आपको उधर की ओर धक्का मारता है। डंडा फोर्स लगा क्या करता है? आपको उधर धक्का मारता है। तो इस तरह से जो बाबू फोर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक फोर्स। या यूं समझ लें, एक एग्जांपल और देते हैं, आप तीर धनुष चलाते हैं ना, तो तीर उसमें रखते हैं, धनुष में बो में फंसाते हैं, खींचते हैं पीछे की ओर, तो क्या होता है? उसका जो पूरा जो कमान है ये पूरा क्या था? बेंड होता है। और जब रस्सी को आप छोड़ते हैं तो ये रस्सी आगे की ओर उस तीर को, एरो को आगे छोड़ती है और ये अपने निशाने की तरफ बढ़ती है जिधर आप चाहते हैं चलाने के लिए। तो क्या हो रहा है? उसमें इलास्टिसिटी है, उसका डंडा झुक रहा है ना, डंडा उसका मुड़ रहा है, आप खींचेंगे पीछे की ओर डंडा ऐसे झुकेगा और उसका जब छोड़ेंगे तो डंडा खिंचाएगा, अपना पोजीशन को रीगेन करेगा। और जब पोजीशन को रीगेन करेगा तो वो एक फोर्स लगा रहा है, और जब ये फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा तो ये आपका जो धागा है, रस्सी है, जो ये है, ये आगे की ओर अपने पोजीशन को रीगेन करेगा। उस पोजीशन को रीगेन करने में ये एक फोर्स आगे की ओर लगा देता है। इसी को क्या बोल देते हैं बाबू? इलास्टिक फोर्स बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? इलास्टिक फोर्स किसको बोले? जब ये अपना पोजीशन को रीगेन करता है ना बाबू, तो रीगेन करने के चक्कर में ये फोर्स लगाता है अपने पोजीशन को लगा के। जैसे आप रबड़ को भी छोड़ते हैं तो रबड़ अपने पोजीशन को रीगेन करता है, और उसके सामने में कोई चीज रख दीजिए तो क्या करेगा? उसको आगे की ओर फेंकता है। आपको याद होगा रबड़ बैंड में हम लोग ऐसे कागज का छोटा टुकड़ा करके ऐसे फंसा के मारते थे, याद है? छोटा सा रबड़ बैंड को हम लोग उंगली में फंसा लेते थे और कागज के टुकड़े को लपेट के ऐसे करके छोड़ते थे। तो इससे क्या हो जाता है? इलास्टिक फोर्स है वो भी। क्यों? खींचे, पीछे आया, अपने पोजीशन को रीगेन करने के चक्कर में उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और वो आगे चला जा रहा है। ध्यान में आ रहा है? अगला होता है इंपैक्ट फोर्स। इंपैक्ट फोर्स, ये सब बाबू कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है सारा। देखिए सब इसमें सट रहे हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं। मस्कुलर में हम लोग हाथ सटे, फ्रिक्शनल में एक दूसरे के संपर्क में आए, नॉर्मल रिएक्शन जब ऑब्जेक्ट को किसी पे रखे तो ये जैसे टेबल पे रखा है तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर लगा रहा है, टेबल भी ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। टेंशन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के कारण धागे में जो आ रहा है। इलास्टिक फोर्स अभी पोल जंपिंग जो हम लोग एग्जांपल लिए, तीर धनुष का एग्जांपल लिए, रबड़ वाला एग्जांपल लिए, कोई भी ले सकते हैं। इंपैक्ट फोर्स बोलते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आता है, टकराता है, तो जितने देर वो कोलाइड करता है, जितने देर तक वो सटा रहता है, उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो सटने के बाद, उसके बाद जब ये बाउंस बैक करता है, तो जब तक वो सटा है, सटने के बाद वो फोर्स लगाता है एक दूसरे से दूर होने के लिए, दूर होता है। जब वो दूर होने वाला फोर्स जब स्टार्ट करता है लगाना, दैट इज इंपैक्ट फोर्स। तो जब तक वो ऑब्जेक्ट यहां टकराया, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसको ऐसे टकरा रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, तो जब तक ये एक दूसरे के संपर्क में है ना बाबू, ये जब टकरा गया, मोशन में था ना, टकराने के बाद अब वो अपना अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जैसे ही ये चेंज करने वाला पोजीशन आएगा, मतलब जितना देर ये टकरा रहा है,
तो एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, तब वो अपना ब्लास्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ मूव करेगा, चाहे अलग अलग डायरेक्शन जाएगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ये जाएगा। तो ये जब तक टकरा रहा है, कोलाइडन पोजीशन में है, उस समय ये इंपैक्ट फोर्स कहलाता है ये। तो इस तरह से बाबू हम लोग सारा देख लिए। अब बारी आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स की। किसकी बारी आएगी बाबू? नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो उसको भी एक बार समझ लिया जाए। हम लोग इतना समझ लिए दोस्त, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा बाबू, एक एक करके समझ लिया जाए। नॉन कांटेक्ट फोर्स उसमें बोलते हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। दिस टू ऑब्जेक्ट विल नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, मतलब दे विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल ट्राई टू ईदर पुश और पुल देम। एनी ऑफ दिस टू थिंग्स वुड बी देयर, मीन्स व्हाट, दे आर अपार्ट, वो दूर हैं एक दूसरे के, और दूर होने कारण या तो इसको खींचेंगे या तो इसको रिपल करेंगे। दिस टू थिंग्स मस्ट बी देयर। फोर्स का मतलब यही होता है ना बाबू। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला क्या हो सकता है, जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। द फर्स्ट वन में बी व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम लेते हैं, हम लोग के दिमाग में फट से आता था, अरे न्यूटन साहब आ गए भैया। न्यूटन साहब वो सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेव टप टप उनके ऊपर गिर रहा था, हवाएं चली और सेव नीचे आ गया। आप भी देखे होंगे कभी जब बारिश का समय आता है और तेज हवाएं चलती है तो आम पेड़ से नीचे गिरता है। यानी हम कोई ऊपर से पत्थर फेंकते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर से, पत्थर नीचे जाता है। हम लोग जब जंप करते हैं तो ऊपर उठ के फिर नीचे आ जाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दिस, यानी सब नीचे आता है, यानी पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही होती है। एंड दैट जो खिंचाव है, द पुल ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और पृथ्वी जिस फोर्स से खींचती है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं बाबू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या हो सकता है बाबू? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या होता है बाबू? मैग्नेट मतलब चुंबक होता है, चुंबकत्व वाला बल जो होता है, चुंबकत्व बल लगता है। ये कैसे लगता है सोच के देखो। ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है जब एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट ले लीजिए, पहला चीज, या एक मैग्नेट और दूसरा कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस ले लीजिए, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस तरह कुछ भी ले लेंगे। अब इस दोनों को अगर लीजिएगा तो क्या होगा? अगर हम लोग पढ़े हैं जैसे कि अगर मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। जैसे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उसी तरह से एक दूसरा मैग्नेट लेंगे, मान लो ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, एक और वार मैग्नेट लेंगे और एक और वार मैग्नेट लेंगे, इधर लेंगे नॉर्थ साउथ, इधर फिर साउथ लेंगे, इधर नॉर्थ लेंगे। जब अपोजिट पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं, तो क्या होगा बाबू? दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में खिंचाव होगा, यानी दिस मैग्नेट विल पुल द अनदर मैग्नेट, खींचेगा अपनी ओर। और जब सेम पोल होंगे तो क्या होगा? दे विल पुश, क्या करेंगे? पुश, यानी कि रिपल होगा, धक्का मारेंगे दूसरे को, नजदीक आने नहीं देंगे। क्यों? सेम पोल इज देयर, वहां सेम पोल है। सेम पोल के कारण क्या होगा? दूसरे को धक्का मारेंगे, पुश करेंगे, धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। यहां अट्रैक्ट होगा, यहां रिपल होगा, यहां पर पुल होगा और यहां पर पुश होगा, धक्का मारेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? चाहे आप कोई भी यहां पर छोटा छोटा नील रख दीजिए, छोटा छोटा नील रख दीजिए, छोटा छोटा जो बोर्ड पिन होता है रखेंगे, देखेंगे फटफट उसको खींच लेगा, कांटी रखेंगे उसको खींच लेगा, निकेल रखेंगे, कोबाल्ट रखेंगे, आयरन का कोई भी चीज रखेंगे, फट से इसको अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बाबू? तीसरा क्या हो सकता है? बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आपको जैसे ही नाम लेंगे आपको फट से आता है कंघी वाला एग्जांपल, याद होगा? आप सूखे बाल में कंघी करेंगे और कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा, छोटा छोटा टुकड़ा लीजिएगा, तो कंघी क्या होता है? सब सटाएंगे ना कंघी से, जैसे करते हैं, तो वो कंघी में छोटा टुकड़ा जो होता है चिपक जाता है। रगड़ने से क्या होता है? रगड़ने से कंघी जब हमारे बाल में रगड़, हम लोग उसको कंघी करते हैं, मतलब जब रगड़ते हैं तो क्या होता है? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है,
और इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं बाबू। किसी पे चार्जेस क्रिएट होने लगते हैं, जब चार्जेस क्रिएट हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो चार्ज हो गया, और चार्ज हो जाता है तो कागज को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब चूंकि आप इलेक्ट्रो नाम आ गया, इलेक्ट्रो वैद्युत स्थैतिकी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये स्टैटिक करंट है दोस्त, स्टैटिक है। आया तो है चार्ज, लेकिन ये रुका हुआ है। बोलेंगे इसमें सर करंट फ्लो करा दीजिए, बत्ती जला दीजिए, नहीं, बहुत इसका बहुत कम प्रभाव होता है, बहुत छोटा इंपैक्ट होता है। इंपैक्ट इज वेरी 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 लेस, और उस इंपैक्ट से हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, ये कागज के टुकड़े को अपनी ओर जब कंघी करेंगे तो क्या होगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्या करता है, ये खींचने की कोशिश करता है। अगला होता है एग्जाम्पल है बाबू न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे हम लोग एटम पढ़ते थे, ठीक है। एटम का मतलब क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। हम लोग खुली आंखों से एटम को देख नहीं पाएंगे, तो उसको कहां से देख पाएंगे बाबू, वो तो ऑलरेडी एटम के अंदर में होता है। मतलब एक एटम होगा, अब इसको एटम समझ लेते हैं। एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग फोर्स है बाबू। ये जो है न्यूक्लियर फोर्स बहुत 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 स्ट्रांग फोर्स है, जिसके कारण कोई भी आपका जो मटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मैटर होता है, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। ये आपका न्यूक्लियर फोर्स सॉलिड में बहुत ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैसेस सिस्टम में थोड़ा और कम होता है, कमजोर होता है। मतलब सॉलिड में ये दोनों फोर्स आप देखेंगे तो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। इट इज वेरी टफ टू ब्रेक दिस फोर्स, वेरी 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 टफ। तो ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसको लगाता है, जो इसको कि अपने पोजीशन को, अपने शेप को, साइज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या देखे कि जो टाइप्स ऑफ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स देखे, मस्क्यूलर, फ्रिक्शनल, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स और इंपैक्ट फोर्स देखे। और नॉन कांटेक्ट में क्या देखे बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स देखे, मैग्नेटिक फोर्स देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे, न्यूक्लियर फोर्स देखे। ये सब फोर्स क्या है, हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और हम लोग एक तरह का और भी पढ़े थे, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या देखे बाबू, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जैसे एक छोटा सी समझिए, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को कहीं रखा हुआ है, जैसे हम अभी खड़े हैं, या फिर एक मान लेते हैं कि ये टेबल है हमारा, ठीक है। यहां पर एक टेबल समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए, ये टेबल है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ऑब्जेक्ट m मास का है, कितना न्यूटन का फोर्स लगाए थे, 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, और इसमें कोई मोशन नहीं आया, कोई मोशन नहीं आया। मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी सम फोर्स। अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे क्या, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़े थे ना बाबू। ये इधर से भी जो चूंकि कांटेक्ट में है, तो यहां सरफेस लगा रहा है, मतलब इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है? यानी कि देयर इज फोर्स जो कि हम इधर लगा रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इधर से भी लग रहा है। अब दोनों क्या कर रहा है, इसको मोशन में आने से रोक रहा है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े बाबू, नॉर्मल रिएक्शन पढ़े, यानी कि नीचे की ओर 5G का kgf लग रहा है, किलोग्राम फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो 5G का नीचे की ओर लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, ऊपर की ओर भी ये सरफेस जो टेबल है वही भी लगाएगा, कितना 5G का लगा देगा ऊपर में, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये फोर्स लग गया। यानी कि आप देखेंगे कि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है तो ऊपर भी लग रहा है। मतलब ओवरऑल चारों तरफ से फोर्स लग के इस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पोजीशन पे लाकर रख दिया है। क्लियर है? यानी कि जब सारा फोर्स हर तरफ से लग रहा है, सबको अगर हम देखें और उसके बाद हम देखें कि इस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं हुआ, मतलब हर फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर लिया। ये इस डायरेक्शन में लगा, एक फोर्स इधर में, दोनों कैंसिल आउट हो गया। एक नीचे लगा, एक ऊपर लगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। मतलब टोटल फोर्स कितना आ रहा है, 0। अगर चारों तरफ का फोर्स को अगर हम क्लब कर दें तो क्या होगा, जो टोटल फोर्स मेरा जब 0 आ रहा है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रहे हैं हर डायरेक्शन में, हर एंगल से,
अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला को लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को लेंगे तो क्या होगा, कैंसल आउट कर लेगा। डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो कैंसल आउट कर लेगा, मतलब 5 - 5 कर लेंगे। यहां मान लो 5 है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सारा फोर्स तो जोड़ते हैं, 5 यहां पर भी प्लस लेंगे, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो -5 लेंगे, तो 5 - 5 0। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ से अगर करेंगे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। क्लियर है दोस्त। अब वही अनबैलेंस में क्या होगा, अगर कोई फोर्स कोई भी एक कम या ज्यादा हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो क्या उसको मान लेंगे, अगर मान लो इधर से फोर्स लगा है 5 न्यूटन का और इधर से लग रहा है 4 न्यूटन का, चलो यही 5 न्यूटन एग्जांपल देते हैं, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का, ये लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये मूव नहीं कर रहा है, हम इसको अब 6 न्यूटन कर देंगे। अब इसी को क्या कर दीजिए, 6 न्यूटन कर दीजिए, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, ऑब्जेक्ट उधर में मूव करना शुरू कर देगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट को मूव कराना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपका बैलेंस बिगड़ गया, मतलब अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया मतलब इसका पोजीशन में चेंजेस आना शुरू हो गया, इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकते हैं, जो मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है, और जो मोशन में उसके मोशन को और बढ़ा सकते हैं, किसी चीज को बेंड कर सकते हैं, किसी चीज को ट्विस्ट कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है, यानी कि जब भी हम लोग अब आगे बात करते हैं, अगर किसी वस्तु में अगर हम लोग बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, फोर्स मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स। कभी भी बैलेंस फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं किसी चीज पे। अगर कोई आपसे बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं या 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये 10 न्यूटन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 10 न्यूटन का अनबैलेंस फोर्स लगा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर हो रहा है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश किए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या हो सकता है, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो फोर्स लेते हैं, दैट इज अनबैलेंस फोर्स, नॉट बैलेंस फोर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्त। यानी कि अनबैलेंस फोर्स जो जिस पोजीशन में है उसको उसी पोजीशन में रहने देता है। अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और कोई स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा। ये बैलेंस का काम है। अनबैलेंस का काम क्या है, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, और जो रेस्ट में उसको मोशन में ला सकता है, और जो मोशन में उसको मोशन को बढ़ा सकता है या मोशन को घटा भी सकता है, उसको बेंड कर सकता है, ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको शेप साइज को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ये सारा कर सकते हैं अनबैलेंस फोर्स के कारण। क्लियर है दोस्त। तो आप एक चीज और समझ लीजिए, तो हमारा फोर्स का डिफिनीशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग पहले सीख लिए। इसका ये क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, हम लोग F इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका पूरे का हम लोग यूनिट क्या लेते हैं, न्यूटन लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यूटन लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। इसका CGS यूनिट क्या होता है बाबू, CGS मतलब सेंटीग्रेड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग डाइन लेते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब कैसे कर सकते हैं, इसको सिंपल निकाल लीजिए। अगर मान लेते हैं मास 1 kg लेंगे और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, 1 kg को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, और मीटर पर सेकेंड को ले लेंगे, किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। सेंटीमीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, देखेंगे कितना हो जाएगा, 10⁵ हो गया। इतना हम लोग डाइन बोलते हैं। क्लियर है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं दोस्त। तो मतलब इस तरह से दोस्त हम लोग क्या सीखे, पूरे फोर्स के बारे में हम लोग ट्राई किए, क्या कर सकते हैं, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या कितने टाइप का होता है, हम लोग सारा कुछ सीख लिए। अगले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन सीखेंगे दोस्त। फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या होता है, वो क्या करता है, हमारे लिए फ्रेंड्स है कि फो है, हम लोग सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जहां डाउट होगा कमेंट करके बोलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रिक्शन के साथ। थैंक यू दोस्त।